ये बस्तियां अन्यत्र क्यों विलुप्त हो गईं? साथियों, यह बात सत्य है कि आयरलैंड के फ्यूदहिर वेल्स के अत्यंत छिन्न भिन्न लोग थे। यह भी बात ठीक है कि वे अलग बस्तियों में रहते थे। साथ ही यह भी सत्य है कि उन छिन्न भिन्न हुए लोगों की बस्तियां लुप्त हो गईं और वे स्थिर रूप से बसी हुई जातियों के हिस्से बन गए और उन्हीं में घुल मिल गए। यह जरा अनोखी चीज़ है। अब तक जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार उन लोगों को गांव से बाहर इसीलिए बसाया गया था क्योंकि वे अलग दल के और अलग रक्त के थे। तब यह कैसे हुआ कि वे आगे चलकर दल में घुल मिल गए? भारत में भी ऐसी बात क्यों नहीं हुई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो स्वाभाविक हैं और जिनका उत्तर देना जरूरी है। यह सवाल ठोस रूप से विकास की उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिससे गुजरकर प्रारंभिक समाज ने वर्तमान रूप धारण किया। जैसा पहले भी कहा गया है, यह विकास दो दिशाओं में हुआ है। एक तो प्रारंभिक समाज का घुमंतु अवस्था से स्थिर की अवस्था को प्राप्त होना, दूसरे प्रारंभिक समाज की दलीय अवस्था से क्षेत्रगत अवस्था को प्राप्त होना। जो सवाल अभी हमें हैरान किए हुए है वह विकास की दूसरी धारा से संबंधित है, क्योंकि रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता को एकता का बंधन बन जाना ही वह कारण है जिससे छिन्न भिन्न लोगों की अलग बस्तियां नष्ट हो गई हैं। प्रारंभिक समाज ने रक्त की समानता के स्थान पर क्षेत्र की समानता को एकता का बंधन क्यों स्वीकार कर लिया? एक सवाल है जिसका कोई संतोषजनक उत्तर विद्यमान नहीं है। परिवर्तन का मूल कारण अज्ञात है। हाँ, यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। एक खास अवस्था पर पहुंचने पर प्रारंभिक समाज में एक नियम बना जिसके अनुसार दल बाह्य लोग दल का संबंधी बनकर दल में घुल मिल सकता था। इस नियम को कुलीनता का नियम कहते थे। यह वही नियम था कि यदि पीढ़ियों की निश्चित संख्या तक कोई दल बाहर लोग दल से सटा हुआ रहे या दल में विवाह कर ले तो वह उनका संबंधी हो सकता है। श्री सीभोम ने वेल्स की ग्राम पद्धति में एक दल बाहर व्यक्ति के दल का सदस्य बन जाने के नियम थे, इन्हें इस प्रकार दिया है। दक्षिण बेल्ज की अनुश्रुति के अनुसार सिमरू बेल्ज में रहना पराये को अंत में सिमरू बना देता है, लेकिन तब वह कम से कम 9 पीढ़ियां रहे। साइमरे के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी अंतर्विवाह होते रहने से चौथी पीढ़ी में एक पराये का वंशज सिमरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में मूल पराये का परपोता जिसका रक्त हिस्सों में से कम हिस्सा सिमरू हो चुका है, दल के अधिक का अधिकारी हो जाता है। क्या यह बात भारत में नहीं होनी चाहिए थी या हो सकती थी? वास्तव में इसे होना चाहिए था, क्योंकि आयरलैंड और बेल्ज के समान एक नियम भारत में भी था। मनु ने इसका उल्लेख किया है। 10वें अध्याय के 64 से 67 तक श्लोक में मनु का कथन है कि यदि एक शूद्र 7 पीढ़ियों तक ब्राह्मण जाति में विवाह करे तो वह ब्राह्मण बन सकता है। चातुर्वर्ण का सामान्य नियम था कि एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र पैदा होता था और शूद्र ही रहकर मर जाता था, वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। लेकिन यह प्राचीन नियम इतना जोरदार था कि मनु को इसे शूद्रों पर लागू करना पड़ा। वह स्पष्ट है कि यदि यह नियम भारत में चलता रहता तो भारत के छिन्न भिन्न लोग गांव की बस्तियों में घुल मिल जाते और उनकी पृथक बस्तियां ना रहती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यही है कि छुआछूत के विचार का पलड़ा भारी हो गया और इसने संबंधी तथा असंबंधी दलों और दल बाहर के भेद अर्थात छूत और अछूत के भेद को एक दूसरे रूप में अस्थायी बना दिया। यह एक नई चीज आ गई जिसने आयरलैंड और बेल्ज जैसा तालमेल भारत में नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर गांव में एक अलग बस्ती होना भारतीय गांव का एक जरूरी अंग हो गया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।